दोस्तों, दुनिया की तारीख में बड़ी बड़ी एम्पायर्स को उरूजो जवाल हुआ है। द ग्रेटेस्ट ऑफ एम्पायर्स हैव सीन देयर राइज एंड फॉल। तो चाहे वो रोमन एम्पायर हो, पर्शियंस हो, फ्रेंच हो, ग्रीक्स हो, मंगोल्स हो या ऑटोमन्स। लेकिन एज मेच्योर एंड एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कोई भी कौम कामयाब कैसे होती है और नाकाम कैसे। वाई नेशन सक्सीड एंड फेल। आज की वीडियो में मैं आपको 18 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा, ऐसी रीजंस बताऊंगा जिनको फॉलो करके या तो कोई भी कॉम स्काई रॉकेट कर जाती है या अपने ही मसलों में उलझ के नाकाम हो जाती है। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। बुक बडीज रे डैलियो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है जिसने दुनिया की तारीख की कामयाब तरीन हेज फंड कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को एस्टैब्लिश किया। रे इज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बट अ रिमार्केबल राइटर एज वेल। उसकी लास्ट किताब द प्रिंसिपल्स क्या ही कमाल किताब थी। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स आई हैव रेड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फिलॉसफी। रिसेंटली इनफैक्ट लास्ट नवंबर उन्होंने एक और बेहतरीन किताब लिखी है जिसका टाइटल है प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाई नेशन सक्सीड एंड फेल। ये बुक इतने सॉलिड रिसर्च वर्क के बाद लिखी गई है कि वन इज लेफ्ट स्पेलबाउंड। इन सब एनालिसिस और सॉलिड रिसर्च वर्क के थ्रू रे वाज एबल टू नैरो डाउन ऑन दोज 18 डिटर्मिनेंट्स, वो 18 फैक्टर्स विच प्ले द मोस्ट पिवटल रोल इन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ नेशंस। इससे पहले कि हम उन 18 डिटर्मिनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करें, लेट्स फर्स्ट सी कि किसी भी कौम की जिंदगी में, उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से मरहले आते हैं। रे डालियो इसको बिग साइकिल का नाम देते हैं, विच हैज 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस: द राइज, द टॉप एंड द डिक्लाइन। द राइज वो फेज है जिसमें नेशन बिल्डिंग होती है। इस दौर में बेहतरीन लीडरशिप के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिससे मुल्क की दौलत और ताकत में इजाफा होता है। इस दौर में ना सिर्फ लोगों को बेहतरीन एजुकेशन दी जाती है बल्कि उनका कैरेक्टर, सिविलिटी और वर्क एथिक्स भी डेवलप किए जाते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन पर काम होता है। पीपल आर ओपन टू द बेस्ट थिंकिंग इन द वर्ल्ड। वर्कर्स, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑल वर्क टुगेदर एज वन। As a result, the country becomes productive, civilized and prosperous. लोगों की इनकम बढ़ती है, मुआशी हालात बेहतर होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स बनते हैं, करेंसी स्ट्रांग होती है, ट्रेड जोर पकड़ती है और देखते ही देखते मुल्क तेजी से तरक्की करता चला जाता है। आप दुनिया की किसी भी एम्पायर को उठा लें, उसने मोर और लेस इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया होगा। द राइज के बाद बारी आती है द टॉप की। इस स्टेज पर मुल्क अपनी पीक पर होता है और अपनी सक्सेस को सस्टेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी सक्सेस के अंदर आर एम्बेडेड द सीड्स ऑफ डिक्लाइन। इस स्टेज के बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बाय दिस टाइम इस मुल्क के लोग काफी अमीर हो चुके होते हैं, सो दे स्टॉप वर्किंग हार्ड। दे फाइंड मोर प्लेजर इन देयर लेजर टाइम इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू। बाय दिस टाइम बाकी मुल्क इसके मेथड्स और टेक्नोलॉजीज की नकल करके कैचअप कर रहे होते हैं, विच मेक्स दिस कंट्री लेस कंपेटिटिव। इसका बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है यूएसए वर्सेस चाइना। चाइना ने कॉपी कर करके इवेंचुअली अपने आप को मनवा ही लिया है। इट इज द बिगेस्ट थ्रेट दैट यूएसए हैज टुडे। इसके अलावा क्योंकि लोगों को अच्छे वक्त की आदत हो जाती है, इसलिए दे कीप ऑन बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक्स, जिसकी वजह से डेंजरस फाइनेंशियल बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। मोरओवर स्लोली एंड ग्रेजुअली रिच और पुअर का गैप भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी इतनी बड़ी और स्ट्रांग होती है, तो इस स्टेज में इन चीजों का इतना इंपैक्ट नहीं होता। फाइनली डिक्लाइन स्टेज पर ये सारी चीजें स्पिल ओवर हो जाती हैं। देयर इज एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। मुल्क दिवालिया हो जाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, एथनिसिटीज एंड लैंग्वेज बढ़ जाते हैं। लोग मकरूज हो जाते हैं, इदारे कमजोर हो जाते हैं और देखते ही देखते द होल थिंग कम्स टम्बलिंग डाउन। आप तारीख में बड़ी बड़ी सल्तनतों को उठा के देख लें, सबका मोर और लेस यही हाल हुआ है। अब दोस्तों, आपको राइज, द टॉप और डिक्लाइन तो समझ आ गया। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं उन 18 डिटर्मिनेंट्स को जो किसी भी मुल्क की फेट को डिटर्मिन करते हैं। इसमें सबसे पहला और क्रिटिकल है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, यही तो फाइट है मेरी और इस चैनल की
क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क को कोई एक चीज जो हमें इस दलदल से निकाल सकती है, वो है तालीम और तरबियत। आप दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क को उठा के देख लें, यह पॉसिबल ही नहीं है कि वो कामयाब मुल्क हो और उसका एजुकेशन लेवल लो हो। सो एजुकेशन इज अ डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ नेशन। दूसरा डिटर्मिनेंट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो मुल्क वक्त के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसको यूज करके अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को और अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करते रहते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। इसके बारे में इकबाल साहब ने क्या खूब शेर कहा है, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। सो इफ यू कीप ऑन मूविंग अहेड विद टाइम, योर नेशन विल श्योरली बी सक्सेसफुल। तीसरा डिटर्मिनेंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर आपका मुल्क कुछ ऐसी चीजें बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है और उनको बना के एक्सपोर्ट कर सकता है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और वैल्यू प्रोवाइड करे, तो आपके मुल्क के, आपके कौम के कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ की डिटर्मिनेंट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर आपके मुल्क की मिलिट्री आर्मी स्ट्रांग है, तो चांसेस ये हैं, प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका मुल्क कामयाब होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, हमारी मिलिट्री तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुल्क का कोई हाल नहीं है। सो आई विल टेक दिस पॉइंट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पांचवा डिटर्मिनेंट है ट्रेड। अगर आप अपने बॉर्डर्स ओपन रखेंगे, दुनिया के साथ तिजारत करेंगे, आपके पास कुछ ऐसी गुड्स होंगी जो आप दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो आपके मुल्क के लिए बेहतरीन होगा और आपकी कौम तरक्की करती चली जाएगी। ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच कंट्रीब्यूट्स इन द सक्सेस ऑफ अ नेशन। छठा फैक्टर इज इकोनॉमिक आउटपुट, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस। आजकल की दुनिया मुआशियात की दुनिया है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आप गुड टू गो हैं, और अगर आपकी इकोनॉमी वीक है, देन यू आर वन ऑफ द वीकेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। सातवां डिटर्मिनेंट है मार्केट्स एंड फाइनेंशियल सेंटर। आपके मुल्क में कोई ना कोई ऐसी मार्केट होनी चाहिए जहां से पूरी दुनिया से लोग आके काम कर सकें, ट्रेड कर सकें, अपने हुनर को बनवा सकें। दुबई की एग्जांपल ले लें, क्या था दुबई के पास, लेकिन आज पूरी दुनिया वहां पर जाने को तरसती है, वहां काम करने की डिजायर रखती है, क्योंकि उन्होंने उस पूरे शहर को एक मार्केट बना दिया है जहां पे दुनिया आके बिजनेस करती है। इसी तरह अगर आप सिंगापुर या यूएसए की बात करें, तो दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स इन मुल्कों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट आईज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आठवां पॉइंट है रिजर्व करेंसी स्टेटस। नो वन नोज दिस पॉइंट बेटर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान की करेंसी का जो हाल हुआ है पिछले 2-3 सालों में, वो तो आप सब लोग जानते हैं। लिहाजा जितनी आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जितनी डेप्थ होगी, उतना ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। नवा पॉइंट है जियोलॉजी। क्या आपके मुल्क के पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज करके, एक्सप्लॉइट करके, यूज करके वो अपनी इकोनॉमी को बना सकता है? दिस कैन बी एनीथिंग, मिनरल्स, कोल, वाटर, ऑयल, गैस या फिर गोल्ड। वो कंट्रीज बहुत ही फॉर्चुनेट होती हैं, लकी होती हैं, जिनके पास जियोलॉजी की ताकत होती है। पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। वी आर ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन हमने इस नेमत का भी कुछ नहीं किया। अगला पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी। इसका मतलब यह है कि आप अपने मुल्क के रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, सो यू गेट मैक्सिमम आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट्स ऑफ नेचर। अनफॉर्चुनेटली ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। एक जलजला आता है, एक फ्लड आता है और पूरी कौमें मिट जाती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेरी ऑब्वियस। अगर आपके मुल्क का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, टनल्स, वाटर सप्लाई, सीवर्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, ऑल ऑफ दिस अगर ये बेहतरीन हालत में होगा, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इसको साथ साथ आप पाकिस्तान की कंडीशन से रिलेट करते जाएं, आपको अपने सवालों का खुद जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बहुत ही कमाल है, एंड इट्स माय फेवरेट, एंड दैट इज कैरेक्टर, सिविलिटी एंड डिटर्मिनेशन। कौमें दोस्तों बनती हैं लोगों से, और अगर लोगों का कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, लोग सिविलाइज्ड होंगे, लोग डिटर्मिन्ड होंगे, लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, पर्पस ड्रिवन होंगे, तो कौम खुद ब खुद तरक्की कर जाएगी। नेक्स्ट अगेन बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ। अगर मुल्क में इंसाफ का निजाम स्ट्रांग होगा, इदारे मजबूत होंगे, सजा और जजा का कॉन्सेप्ट होगा, तभी वो मुल्क तरक्की कर पाएगा। 15वां पॉइंट है गैप्स इन वेल्थ, अपॉर्चुनिटी एंड वैल्यूज।
ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसकी वजह से अमेरिकन सोसाइटी ने सबसे ज्यादा तरक्की की है। इसको वो कहते हैं अमेरिकन ड्रीम। इसका मतलब यह है कि शहरी कोई भी हो, किसी भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से उसका ताल्लुक हो, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी तो उसको हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चाहे वो गली के कोने पे पंचर वाला हो या कोई भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एवरीवन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक हिज लाइफ बिग। वो मुल्क जिनमें रिच और पुअर का गैप ज्यादा होता है, जिनमें अमीरों के लिए कुछ और कानून और गरीबों के लिए कुछ और, तो उनका हाल वही होता है जो आज हमारा हो रहा है। आखिरी के जो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं ये थोड़े से टेक्निकल हैं, इनको मैं साथ ही कवर कर लेता हूं। इसमें से पहला है बिग डेट स्लैश मनी स्लैश कैपिटल मार्केट्स स्लैश इकोनॉमिक साइकिल। दूसरा है बिग साइकिल ऑफ इंटरनल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। और तीसरा है बिग साइकिल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। आपको पता है कि इकोनॉमी साइकिल्स में मूव करती है, कभी क्रेस्ट यानी कि बूम और कभी ट्रफ यानी कि रिसेशन। अगर मुल्क में बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हो, उसकी करेंसी वीक हो, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हो, तो उसके बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया होने का खदशा होता है। इसी तरह अगर कोई भी मुल्क इंटरनल डिसऑर्डर का शिकार हो, जिसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज की बेसिस पे लोग आपस में लड़ते हों, तो उसका भी नाकाम होने के बहुत खदशे हैं। एक्सटर्नल डिसऑर्डर का मतलब है एक्सटर्नल थ्रेट्स। दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसकी बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे बड़ा नुकसान हम दोनों ममालिक की आवाम को हुआ है। Since we have been at loggerheads with each other all the time, we haven't been able to grow. vis-a-vis अगर आप यूरोप को देखें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने सारी बाउंड्रीज को डाइल्यूट कर दिया, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा दिया, भुला दिया, और आज यूरोप को देखें वो कहां पहुंच गया है। ये तो थे दोस्तों 18 डिटर्मिनेंट्स। इनके बारे में एक मजे की बात यह है कि आप इन डिटर्मिनेंट्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है इनहेरिटेड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो नेचुरली कोई भी मुल्क हासिल करता है, जैसे कि ज्योग्राफी, जियोलॉजी, वेदर या एक्ट्स ऑफ नेचर। दूसरी टाइप है ह्यूमन कैपिटल डिटर्मिनेंट्स की। दीज आर द वेज पीपल आर विद देमसेल्व्स एंड ईच अदर। लोगों का आपस में लेन देन कैसा है, आपस में मिजाज कैसा है, आपस में बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, लोगों की जिंदगी गुजारने का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, लोगों के मॉरल प्रिंसिपल्स कैसे हैं। अक्सर मुल्क इनहेरिटेड डिटर्मिनेंट्स में बहुत आगे होते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल डिटर्मिनेंट्स में पीछे रह जाते हैं। ये बात आपको मैं एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल देके समझाता हूं। समझे, एक मुल्क है स्विट्जरलैंड और दूसरा है पाकिस्तान। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है यूरोप में, जिसका टोटल एरिया सिर्फ 15,940 स्क्वायर माइल्स है। पाकिस्तान का टोटल एरिया, टोटल रकबा 3,40,509 स्क्वायर माइल्स है, जो स्विट्जरलैंड से 20 गुना से भी ज्यादा है। यह तो था पहला पॉइंट, इसमें पाकिस्तान जीत गया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब यह है कि ना उसके पास सी है और ना ही ओशन, जबकि पाकिस्तान के पास 990 यानी कि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। हमारे पास समंदर भी है और हमारे पास पोर्ट्स भी हैं। सो इस पॉइंट में भी पाकिस्तान जीत गया। पॉपुलेशन की बात करें तो स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 8.5 मिलियन है। अगर आप कराची के गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और फेडरल बी एरिया को मिला दें तो शायद स्विट्जरलैंड से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 225 मिलियन है। सो इस पॉइंट में भी पाकिस्तान आगे निकल गया। सो अगर आप इनहेरिटेड डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान इज हेड एंड शोल्डर्स अबव स्विट्जरलैंड। लेकिन अब आप स्टैट्स को सुने। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे से मुल्क का जीडीपी है $749 बिलियन, और पाकिस्तान का जो फोरकास्टेड जीडीपी है फॉर द ईयर 2022 इट्स ओनली $347 बिलियन। यानी कि इस छोटे से मुल्क की इकोनॉमी पाकिस्तान से डबल है। अगला स्टैट्स हिला देने वाला है। स्विट्जरलैंड का जीडीपी पर कैपिटा $86,673 है, जबकि पाकिस्तान का $1,666 ओनली। इसका मतलब दोस्तों आप जानते क्या हैं, अगर हम रुपी टर्म्स में बात करें तो एक स्विस शहरी महीने का तकरीबन 12.5 लाख रुपए कमाता है और एक पाकिस्तानी शहरी सिर्फ 24,000। दिस इज व्हाट मेक्स सम नेशंस सक्सेसफुल एंड सम एब्सोल्यूट फेलियर्स।
आई होप दोस्तों आज की वीडियो के बाद आपकी आंखें खुल गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको आज से कुछ वीडियोस पहले बताया था, बोला था कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने कातिलों को अपने कंधों पर बिठाकर नाचने की बजाय अपना रास्ता खुद तलाश करें, बिकॉज दैट्स द ओनली वे ऑफ सक्सेस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।